नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार का शोर आज थम गया पूरी तरीके से। अब जहाँ चारों तरफ लगातार पहला चरण 4 मई को संपन्न हुआ और दूसरा चरण 11 मई को वोट डाले जाएंगे। जहाँ एक तरफ प्रत्याशियों ने अंतिम चरण के आखिरी घंटे में जमकर अपनी ताकत लगाई, पसीना बहाया, तो सियासी दलों के नेताओं और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी एक दूसरे पर तीर छोड़े, बाण चलाए और कई बार तो अखिलेश यादव का जो रोड शो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या उसके जुलूस से भी आमने सामने टकराया। ये वाकया कानपुर में हुआ और इसके बाद दोनों तरफ से सियासी नारेबाजी भी हुई। योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में थे और उन्होंने अपने तरीके से, तो आज दूसरे चरण के अंतिम दिन का जो केंद्र बिंदु था सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल का, वो उत्तर प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है कानपुर, वही रहा। नेताओं ने अपने रोड शो और जनसभाओं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के जरिए ताकत झोंकी और आज सबसे ज़्यादा वाहन जुलूस निकले प्रत्याशियों के हवा बनाने के लिए। 13 मई को नतीजे बताएंगे कि वास्तव में किस तरीके से जो लोकल सरकार है, लोगों ने अपनी सरकार किन मुद्दों पर चुनी है। योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में भी धुआंधार सभाएं की थी और दूसरे चरण में भी उन्होंने धुआंधार सभाएं की। वो लगातार एक बात पूरे चुनाव अभियान के दौरान ये कहते नजर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे विकास कार्यों में। एक भरोसा वो दिलाते रहे। मुद्दे इस चुनाव में भी पहले चरण में कुछ ज़्यादा ही था, माफिया, दंगा, गुंडागर्दी, ये बातें, इसके दमन के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे हैं, क्योंकि बीजेपी की नगर निकायों पर सत्ता का तकरीबन 30 साल से बीजेपी नगर निकायों की सत्ता पर काबिज हो, खास तौर पर नगर निगमों में। भरी दोपहरी आज टेम्परेचर भी काफ़ी था। भरी दोपहरी कानपुर और रसूलाबाद की सड़कों पर अखिलेश यादव ने मतदाताओं से वोट मांगे और रोड शो किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के दक्षिणी क्षेत्र में एक जनसभा करके ऐलान किया कि अगर नगर निकाय चुनाव में उनके प्रत्याशी नगर निगम में जीतेंगे तो वो नगरों का कायाकल्प जो कर रहे हैं उसकी रफ्तार और बढ़ेगी और लोगों का एक तरीके से वो कल्याण, उनकी जो व्यवस्था है नगर निगमों में उनकी सरकार रहेगी तो वो एक अलग तरीके से चीज़ों को करेंगे और वो टेस्टेड हैं, पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। उन्हें कुछ किसी प्रकार का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पूरे चुनाव के दरम्यान ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वही मुद्दे केंद्र में रखे जो विधानसभा चुनाव में थे और शायद वही मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में 2024 में होने वाले हैं वही रखा है। क्या ये रणनीति है या बीजेपी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सारे चुनाव लड़ना चाहती है? ये बड़ा सवाल है और वास्तव में आज हम मंथन में पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो दो चरणों में जो निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहा है, 11 मई को ये संपन्न हो जाएगा और प्रचार आज खत्म हो गया दूसरे चरण का भी, तो वास्तव में किन मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया, कौन कौन से मुद्दे वो प्रभावी रहे, ये हम मंथन में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत आशंका भी है कि जिस तरीके से दलों ने इस पूरे चुनाव में अपनी ताकत लगाई है उससे ये कहा जा सकता है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग जीत कर आते थे, जो किसी दल के लोग नहीं होते थे, निर्दलीय जीत कर आते थे, अच्छे भले लोग होते थे, क्या उनके अब नगर निगमों या नगर पालिकाओं में पहुंचने का रास्ता क्या अवरुद्ध हो गया है? एक बड़ा सवाल आज मंथन में। पहले चरण की जो 4 मई को वोटिंग हुई थी उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी नीचे रहा। ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए भी जो वोटिंग इंक्रीज़ करने की बातें करते हैं, चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन
निकाय के चुनाव में मुझे कहीं कोई आयोग की तरफ से कोई अपील करता कि वोट डालिए, अपने वोट का प्रयोग करिए, दिखा नहीं। मतलब ये एक तरीके से ये कहा जाए कि ये जो आयोग है, आयोग मुक्त चुनाव मुझे दिखा। मैं कई जगह घूमा, देखा मुझे, लेकिन कहीं आयोग की कुछ भी इस तरह की चीज़ें कहीं मतदाताओं को प्रमोट करने वाली या कहीं कोई कार्रवाई करने वाली चीज़ें दिखी नहीं कि भाई आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन, कोई चर्चा ही नहीं हुई। और इसके चलते सियासी दलों को जो कम वोटिंग हुई थी, सियासी दलों के माथे पर बल पड़ गया। इसके बाद दूसरे चरण में धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव भी पहले चरण में नहीं उतना सक्रिय नजर आए थे, मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन उन्होंने दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार किया और खूब जुबानी तीर एक दूसरे पर छोड़े, माहौल को एक तरीके से गरमाने की कोशिश की है। अब तमाम सारी जगह उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने अपने जो मेयर प्रत्याशी थे उनमें 3 को छोड़कर बाकी का, उनके 14 मेयर पिछली बार थे, लेकिन उन्होंने 3 को छोड़कर उन्होंने बाकी का टिकट काट दिया। सारे नए चेहरे यानी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। इसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा बवाल, हंगामे, टिकट कटने के बाद विद्रोही खड़े होने की खबरें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आई। हालांकि ये खबरें मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन रोज़ इनके अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, रोज नामचे की तरह रोज वो एक लिस्ट अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं, नेताओं को बाहर करने के लिए पूरे चुनाव भर जारी करते रहे। इस बीच दूसरे दलों के नेताओं को भी वो पार्टी में लाकर अपना प्रत्याशी बनाने के क्रम में भी बहुत तेजी रही। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रत्याशियों का आयात भी किया, अपने जो लोग थे उनके टिकट भी काटे, और इसके चलते भयानक रूप से विद्रोही पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके विरोध में विद्रोही प्रत्याशी खड़े हैं। हालांकि ये केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी में नहीं, समाजवादी पार्टी में भी खूब होहल्ला मचा था और उनके भी विद्रोही मैदान में हैं। बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पैसे लेकर टिकट बांटने के भी आरोप लगाए और लखनऊ तक दस्तक दी और हंगामा किया। लेकिन ये छोटे चुनाव के एक तरीके से जो के बड़े नेता हैं उन्होंने इसको एक तरीके से बड़ा कर दिया। छोटा चुनाव इसलिए कह रहे हैं कि ये एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा चुनाव है और नाली, सड़क, खलंजा, गली, इसमें अपना जो सीधे डायरेक्ट जनप्रतिनिधि आम जनता के पकड़ में होता है। पार्षद, सभासद, नगर पालिका का अध्यक्ष जनता के पकड़ में होता है। मेयर तो खैर आजकल थोड़ा सा एरिस्टोक्रेट होने लगे, जनता से कम ही मिलते हैं, लेकिन कम से कम पार्षद जरूर मिल जाता है। दूसरे चरण में अगर देखें तो 37 जिलों में पिछले से पहले चरण में हुआ था, दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होना है। 7 मेयर की सीटें हैं, वहाँ पर भी वोट पड़ेंगे और बड़े पैमाने पर एक तरीके से व्यवस्थाएं चुनाव की गई हैं। प्रदेश के 9 मंडलों में ये दूसरे चरण का चुनाव होना है। जैसा मैंने बताया 38 जिले हैं, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर ये मंडल हैं जहां दूसरा चरण होना है 11 मई को। 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एक तरीके से जो राजनीतिक दल हैं अपनी इलेक्शन मशीनरी को एक तरीके से जांच परख रहे हैं, देख रहे हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी मशीनरी कितनी सक्रिय है। 7 नगर निगम है और इसके अलावा नगर निगम के जो बहुत सारे 7 नगर निगमों के 590 वार्डों पर भी सभासदों का, पार्षदों का चुनाव होना है। 95 नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव होना है और उनके 2551 सदस्य हैं। पालिका परिषद वार्ड के करीब 268 प्रत्याशी हैं और नगर पंचायत एवं जो उनके सदस्य हैं वो बड़ी संख्या में चुने जाने हैं। तो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो चुनाव है ये वास्तव में आम आदमी यानी शहरी और जो कस्बाई क्षेत्र है, अर्बन, सेमी अर्बन, उस एरिया का चुनाव है और आम आदमी से सीधा इसका सरोकार है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, लगातार आप देखते रहिए कहाँ कहाँ चुनाव होना है, क्या नहीं है, क्या गुणागणित है, ये सारी चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नगर पालिका और नगर पंचायतों में बड़े शहरों की बात जहां नगर निगम है वहां तो 1-2 स्थानों पर विपक्ष ठीक ठाक लड़ाई लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी 3-4 शहरों में अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं
वहाँ पर समाजवादी पार्टी, जो खबर है हमारे पास, कि बहुत मजबूती के साथ में वहाँ चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलें भी वहाँ आ रही हैं। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने लगातार एक क्षण वो बैठे नहीं हैं। आज दोनों नेता कानपुर में थे। मुख्यमंत्री ने किस अंदाज में ये कैंपेन किया, इस कैंपेन को का समापन किया, वो सुनिए। उसके बाद अखिलेश यादव को सुनिए। ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए आज जो कार्यक्रम हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब दंगा। आज कर्फ्यू नाम की कोई बात सुनते हैं आप लोग? आज कोई दंगा होता है? आप भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई उपद्रव नहीं। आज से उत्सव हो रहे, उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव, ये सभी हमारी पहचान बन रहे हैं। हर जिले में उत्सव किए जा रहे हैं, हर जनपद का, हर नगर का महोत्सव, ये उसी उत्सव के प्रतीक है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में अब उत्सव का माहौल है। विकास की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। अरे भाई, क्या बातें करें? बजरंग बली को कौन बैन कर लेगा? कौन बैन कर लेगा? किस तरीके का देखा? अगर योगी जी भी चाहेंगे तो नहीं बैन कर पाएंगे। निकाय चुनाव में क्या लग रहा है? निकाय चुनाव में कूड़े के साथ साथ बीजेपी की सफाया। दिल्ली 100 में 75, हमारे 25 में बंटवारा, उसमें भी हमारा। ये 100 में 75 में पिछड़े दलित और मुसलमान हैं। क्या उनकी बातें कर रहे थे? बड़ी खुशी की बात है। अगर 75 से ज्यादा पिछड़े दलित और मुसलमान भाइयों को हक दिलाना चाहते हैं तो केसर जी को तो योगी जी को हटा करके मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। दिल्ली में रेसलर के सपोर्ट में राकेश टिकैत आ गए, क्या आप भी जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि ये बीजेपी की सरकार और दिल्ली और लखनऊ जो बेटी बचाओ का नारा देते थे, जांच कर करके न्याय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उपद्रव नहीं, दीपोत्सव, उत्सव का माहौल है। वो कह रहे हैं कि नए उत्तर प्रदेश को आप देखिए, नो कर्फ्यू नो दंगा, सब चंगा। दीपोत्सव पहचान है। ये मुख्यमंत्री नगर निकाय चुनाव में, जनसभाओं में लगातार ये कहते रहे और आज फाइनल टच उन्होंने कानपुर में दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। बजरंग बली, धर्म को जो राजनीति में मिला रहे हैं, वो नफरत फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। 75 बनाम 25 जो कह रहे हैं, 75 में पिछड़ा दलित और मुसलमान है। केशव मौर्य को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना देती भाजपा, योगी आदित्यनाथ को हटाकर? तो कुल मिलाकर एक धर्म की पिच है और दूसरी जाति की पिच। ये जो चुनाव है सिविल सोसाइटी का, ये भी इससे अछूता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वही मुद्दे इस चुनाव में लेकर भी रही। कहीं भी किसी स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं हुआ, किसी नेता ने कोई जिक्र नहीं किया। आम जो चीज़ें हैं जिनसे नगर निकायों का मतलब, उसका कोई जिक्र कहीं आया नहीं है। या तो जाति है या धर्म है। वास्तव में अगर इसको अगर बेस माना जाए तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव भी अब उसी तरह दिख रहे हैं कि इनके जो मुद्दे हैं, परसेप्शन है, इनके जरिए लोकसभा चुनाव तक यही परसेप्शन बनाने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, और विपक्ष जो है वो दंगाई है, अपराधी है। ये एक नैरेटिव सेट करने की पूरी तैयारी और कोशिश भी है। और काफ़ी हद तक बीजेपी के नेता इसी के इर्द गिर्द केंद्रित भी रहते हैं। मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। रफत फातिमा हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। रफत जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद मनीष जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं। एक बार पुनः स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सुशील जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
और सदाबहार पत्रकार नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद सिको साहब। आपकी तीखी टिप्पणियाँ अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम में सुनते रहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनते रहते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस के नेता अजय चौधरी साहब हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा, अजय चौधरी साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आज इस पैनल में पत्रकारों की बहुतायत हमने इसलिए रखी है कि जब हमने भाजपा के प्रवक्ता और नेता को भी बुलाया था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो बीजेपी के लोग कन्नी काटते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। अगर ब्रजभूषण पे बात करो, बात नहीं करेंगे। निकाय चुनाव में उसमें भी बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। मैं तो रोज़ आमंत्रित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कोई आइए अपनी बात भी रखिए, ताकि कल ये ना कहें कि साहब ये चैनल एजेंडा सेट कर रहा है, ये हमें मौका नहीं देता। मैं तो रोज़ अनुरोध करता हूँ, और जब कोई उस तरह नहीं आता है तो मैं आदरपूर्वक उसका नाम लेकर उसका धन्यवाद भी करता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम बुलाएं आप ना आए, कोई बात नहीं। आते हैं बीच बीच में लोग, लेकिन कभी कभी जब मुद्दे, वो कहते हैं मुद्दे हमारे नीति रीत के अनुसार होंगे तभी हम आएंगे। अब रीति नीति हर पार्टी की होती है, पत्रकारों की भी अपनी रीति नीति होने लगी है। मैं चूँकि इस मंथन की शुरुआत मैं अजय चौधरी साहब से करूँगा, चूँकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर काफ़ी तगड़ा मुकाबला ऐसा सुनने को मिल रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में, नगर निगमों तो भारतीय जनता पार्टी हरदम भारी रही है, और सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि भारी ही है, अभी भी भारी है। पता नहीं क्या स्थिति है, कितनी तैयारी, कौन भारी। अजय जी, मुद्दे योगी आदित्यनाथ, नो दंगा नो कर्फ्यू, सब चंगा, उपद्रव नहीं उत्सव, दीपोत्सव, पूरा कैंपेन बीजेपी का दोनों चरणों में इसी के इर्द गिर्द रहा। जो विधानसभा, जो आगे लोकसभा में होने वाला है, वही कैंपेन है, वही हिंदुत्व की पिच है, वही माफिया है। काम अच्छा किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन पिच वही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई केशव मौर्य को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना देते, वो अपना जाति पे अटके हुए हैं। नगर निकाय के मुद्दे मुझे कम ही नजर आ रहे हैं। चौधरी साहब। नमस्कार साहब। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें जो है भाजपा सरकार की, या जो पिछले कार्यकाल में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो राज्य के लिए है, वो जो है हर एक जो है जिले के स्तर पर कार्य किया जाए। लेकिन जो ये चुनाव है, जो ये आपके जो निगम के चुनाव है, या जो है आपके परिषद के चुनाव है, ये चुनाव एक गांव से, कस्बे से, मोहल्ले से खड़ंजों तक ये चुनाव जाते हैं। और इन चुनाव में अभी तक जो है, जो सबसे ज्यादा जो समस्याएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रही है, एनसीआर में आने के बावजूद भी जो है वहां पर सबसे बड़ा जो वहां पे समस्या है, साफ सफाई की समस्या सबसे ज्यादा है, जो लोगों में जो आज तक, जो अभी तक भी यहाँ पे नहीं हो पाया है। ना ही यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, आप अगर जो है मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, आप जो है आप अलीगढ़ की बात करें, कहीं भी जाए, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं, नगर जो है निगम अगर जो है निकाय चुनाव में अगर ये देखी जा रही है, तो ड्रेनेज सिस्टम फेल है, सफाई की व्यवस्था फेल है, और सबसे अधिक और सबसे बड़ी बात, एनसीआर के में आ चुके हैं, जो है दिल्ली के इतने करीब है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। और इनकी तरफ जो है, क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये बड़ी चौंकाने वाली बात कर रहे हैं। ये तो पूरे कैंपेन में महिला सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, माफिया दमन, यही सब सारे नेता रट लगाए हुए थे जो सरकार में हैं। छोटे छोटे कस्बों में, गलियों में आज भी जो है हादसे और इस तरह की जो है हरकतें जो है होती रहती हैं। और आए दिन जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप तो कहीं भी देख लीजिए, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सफाई की व्यवस्था। अच्छा, ये बताइए, क्या नगर निकाय के चुनाव में इस तरह के मुद्दे बनने चाहिए? दीपोत्सव, दंगा, कर्फ्यू, माफिया दमन या सुरक्षा, ये क्या इस पे वोट पड़ना चाहिए क्या? मैं जानना चाहता हूं केवल। देखिए, नगर निगम के चुनाव सिर्फ वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो स्थायी रूप से लोग रह रहे हैं, उनको अच्छी सड़कें मिले, उनको पानी जो है स्वच्छ मिले, उनको प्राथमिक जो है चिकित्सा सुविधा उनको मिले। अगर आप जाकर देखें जो है पीएचसी के हाल, जो है पीएचसी के हाल देखें, स्वास्थ्य जो है सुविधाएं अभी तक जो सुचारू नहीं है, सड़कें सुचारू नहीं है, पेयजल की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। तो ये सब जो है मतलब इस तरफ की समस्याएं पर तो ध्यान दे देना चाहिए। सब ये दीपोत्सव और ये माफिया राज,
ये आप करिए, आप जो है आप अपने लखनऊ में जो है राज्य में करिए, वहां पे आप जो है बढ़िया बढ़िया न्यूज दिखाइए, बढ़िया अपना जो है प्रचार प्रसार करिए। लेकिन अगर जो है जमीनी मुद्दे और जमीनी स्तर की बात की जाए तो ये मुद्दे जो मैंने कहे, ये मुद्दे सबसे अहम मुद्दे हैं नगर निगम निकाय चुनाव। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी, दोनों जो नगर निकाय का चुनाव का एक तरीके से जो प्रचार का तो आज खत्म हो गया और 11 मई को दूसरा चरण भी खत्म हो जाएगा। एक तरीके से नगर निकाय की सरकार 13 मई को सामने आ जाएगी कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति। पूरे जो कैंपेन है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? चौहान साहब, मैं आपका आभारी हूं। किसी माध्यम से हुक्म आया था आपका, तो मैंने कहा जरूर हाजिर होऊंगा। नहीं, मैं निवेदन करता हूं, मैं सिर्फ निवेदन करता हूं जी। और पैनल में लगभग सभी अपने परिचित हैं, अपने साथी हैं। चौहान साहब, मैं आपकी बात पे आऊंगा। बड़ा अच्छा, आपने बहुत अच्छा जो इससे पहले आपने विवरण दिया, बहुत मजेदार विवरण दिया। चौहान साहब, शायद आपको नहीं मालूम होगा, किसी को भी नहीं मालूम है, मैं 89 में उस समय चुनाव करीब 32 साल बाद हुए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सभासद के। तब एक वार्ड में 2 सभासद होते थे और मेयर सभासदों से चुना जाता था। मैं 89 अगस्त 89 में उगता सूरज से लखनऊ के राजेंद्र नगर वार्ड से सभासद बन गया था जी। उस समय मात्र लाइट, जल संस्थान, कूड़ा और झाड़ू से मैंने चुनाव जीत लिया था उस जमाने में, 89 में जी। तब से कितना पानी निकल गया, कितना गुजर गया, बहुत कुछ हम भी। मैं आपको बताऊं, रंगोत्सव नहीं है, कूड़ा उत्सव है। लखनऊ में ही सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ उत्तर प्रदेश का लगभग यहाँ खड़ा है। यहीं पर, ये पीछे कौन सा गांव है, उसमें इको ग्रीन ने लगा रखा है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेने के बाद भी। अरे वो नाम भल रहे, यही एक तो धैला गांव के पास और एक और इधर है मोहान रोड के पास जी। ठीक। ये अतिक्रमण उत्सव है लखनऊ में जी। लखनऊ में आप सिंगल नहीं निकल सकते कई सड़कों पर, सिंगल कार तो छोड़ दीजिए। और फिर ये बताइए, अभी जय श्री राम करके तो हम जीते हैं चुनाव ना, अभी पिछली बार तो जीते, अभी 6 महीने तो हुए ना जी। नो दंगा नो चंगा पे तो अभी हम जीते हैं। ये जो विधायक बने, काहे में बने हैं? ये अल्लाह अकबर जय श्री राम पे तो बने हैं जी, मोदी और योगी के नाम पे तो बने हैं। तो ये जो मामूली चुनाव जो भी आपने कहा, ये शुद्ध रूप से लोकल बॉडी के एमएलसी भी होते हैं चौहान साहब जी जी। ये शुद्ध रूप से गली मोहल्ले का चुनाव है। आपका असेसमेंट सही है कि नहीं सही है, बाबू आपको पी तो नहीं रहा है, आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ढंग से बन रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपकी नली गली नाली मोहल्ले की खड़ंजे, सीसी रोड, सीमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है। जो जल संस्थान अभी तक ये तय नहीं कर पाए लोग कि महापालिका कूड़ा उठाए कि जो सोक पिट होता है, सोक पिट जहां से पानी नीचे जाता है जी, वो आप आश्चर्य करेंगे चौहान साहब, वो जल संस्थान का होता है और कूड़ा नगर निगम का होता है। इस पे ये नहीं तय कर पाए। मैं बिल्कुल आश्चर्य नहीं करूंगा, मैं बहुत दिनों तक नगर निगम का रिपोर्टर रहा हूं, मैं जानता हूं इस चीज को, मैं बिल्कुल आश्चर्य नहीं करूंगा। मैं इसीलिए आपके अनुभव जानना चाह रहा था। बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, बताइए। सभासदी में चौहान साहब जी, कोई बिजली मंत्री नहीं होगा, कोई नगर विकास मंत्री नहीं होगा जी, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं होगा। इस चौहान से मात्र काउंसलर बनेगा, पार्षद बनेगा। और कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है चुनाव आयोग के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और योगी सरकार के लिए कि हम 36% लखनऊ के वोट पर 34% पे हम बड़ा गर्व कर रहे हैं। 50+% की आबादी, 50 लाख, 70 लाख, 18 लाख की वोटिंग, और हम मात्र 34% पे मेयर चुनेंगे अपना। हजारों पे हमारा मेयर होगा। हम बड़ा गर्व करें कि नगर प्रमुख नंबर 1 महिला मेयर की। हम कहां खड़े हैं? हम 1-1 हजार पे पार्षद होंगे 20 हजार की आबादी में, क्या मतलब? और चौहान साहब, मैं पूरे आप उसको उत्तर प्रदेश के उससे समझिएगा, लखनऊ में 82 गांव जुड़ चुके हैं। 82 गांव, लाखों की आबादी आ चुकी है। ये चुनाव इसलिए नहीं हुआ था कि इसमें हम दो दंगा दो चंगा अखिलेश कह रहे बेटी बचाओ, केशव मौर्य को, अरे अखिलेश जी तुम भी तो सीएम रहे हो, अरे कम से कम कुछ तो लोकल मुद्दे में उससे बात कर लो। आप करो वो करो और बेटी बचाओ, वो कह रहे हैं कि वो नो दंगा नो चंगा रंगोत्सव। अरे वो जो आए हैं गांव, आए हैं इलाके आए जहां चलने को बरसात में लोग तरसते हैं, वहां खड़ंजे कैसे लगेंगे?
वहां सड़क कैसे बनेगी, वहां पर नाली कैसे बनेगी? अभी 2 साल पहले लखनऊ में ही संक्रामक रोग फैला था 20 शहर में और बहुत सारे बच्चे मरे थे। वो बस्ती मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, हमने बाकायदा कैंपेन चलाकर वो खबर चलाई थी। बहुत भयानक स्थितियां वहां देखने को मिली थी। वो बालू अड्डा जी बालू अड्डा जी। और सुनिए दुर्गेश जी और दुर्गेश जी, और सुनिए, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कमिश्नर लखनऊ मंडल रोशन जैकब जी घुटने तक उठाए, पानी तक भरा था 1090 पे, वहां पर छाता लगाए खड़ी थी। अभी इसी पिछली बरसात में। हाँ जी ये नगर निगम का काम ये है। स्मार्ट सिटी बन रही है लखनऊ, डीएम को खड़े होकर इस पर सुशील जी इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि मैं चाहता था कि चुनाव में स्मार्ट सिटी की बात तो, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं अब नवेद भाई के पास जाऊंगा। नवेद जी, सुशील जी ने बहुत खरी बातें कह दी हैं और चूंकि सुशील जी ने वो भोगा भी है बतौर पार्षद, उस समय सभासद हुआ करते थे, तो उस चीज को बहुत भोगा भी है और देखा भी और समझा भी, नेतृत्व भी किया। ये बड़ा सौभाग्य कि हमारे पत्रकार साथी सभासद भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत और करीब से, हम लोगों से ज़्यादा करीब से वो चीज़ों को समझ के उन्होंने जनता के सामने रखा है। वास्तव में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आपको नजर आ रही कैंपेन के बाद की? क्या मुद्दों पर बातें हुई हैं क्या नवेद भाई? जी नहीं, हाँ बिल्कुल। का चुनाव होता है, ये आम जनता की आम समस्याएं, पानी, सड़क, बिजली, साफ सफाई, ट्रैफिक, इन मुद्दों पर ये चुनाव होता है। इसका लेकिन जिस शिद्दत से बड़े बड़े नेता इस चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो इन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का कर रहा, आज जिनका जिक्र आपने किया, जिनकी आपने बाइट दिखाई, उन नेताओं ने मुझे लगता है कि नवेद भाई का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम में है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद अगर उनका नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो उनसे बात करेंगे, नहीं तो पॉलिटिकल। नवेद सिक्कू साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास चलूंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो शुरू कर रहे थे तभी कुछ व्यवधान आ गया था। नवेद भाई, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आज जी बिल्कुल, हम लोग ये कह रहे थे कि ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है और जो प्रचार कर रहे हैं, जो इस चुनाव की एक फिजा बना रहे हैं, उनको भी ये पता है, जो हमें पता है, हमारे जैसे आम इंसानों को पता है कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात होना चाहिए। जो समस्याएं हैं, लोग नाली की है, खड़ंजे की है, पानी की है, बिजली की है, ट्रैफिक की है, ये बातें होना चाहिए, उन्हें पता है, लेकिन वो इसकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं सत्तारूढ़ पार्टी की अगर बात करें, योगी जी की बात करें, उन्होंने क्या काम किया, और बात किसी हद तक सही भी है कि पानी की, हम लोग को याद है बचपन में लंबी लंबी सड़क पे लाइनें लगा डीपी और पार्टी रखी, पानी की कोई समस्या कम हुई है, इस बात पे कोई सच है, ये बात बिल्कुल सच है। और भले ही वो गंदा पानी चलाया, भाजपा ने साफ सफाई की तरफ कोशिश की, कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं सफाई है, कूड़े के ढेर है, लेकिन इस दिशा में चुनाव को ना ले जाने का जानते हैं कि जनता खास मुद्दों के ऊपर वोट देती ही नहीं है। पिछले कई चुनाव अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में, तो हर चुनाव, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे ये दिशा में जाता है, और उसको कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण ध्रुवीकरण। तो हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने के लिए सीधे रूप से तो कोई नहीं आता है, बड़े से बड़े राजनेता, उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा होना चाहिए और जनता का विश्वास भी होना चाहिए। माफियाओं को सबक सिखाया है तो बिल्कुल विश्वास होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पॉलिशिंग की जाती है और उसको हिंदू मुस्लिम से एक धारणा बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि एक समुदाय, एक वर्ग दूसरे वर्ग की बहु बेटियों का दुश्मन है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के लोगों को मार देना चाहता है। ये परसेप्शन जो बनाया गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ा जाता है। हो गए होंगे ना,
ये जो टोन होती है, ये जो लहजा होता है, ठीक कि बात। चुनाव को उस दिशा में ले जाया जाता है जहां पर छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रौंद दिए जाते हैं और चुनाव को ठीक बात है। उस जहरी हवा की तरफ ले जाया जाता है जहां बिना परफॉर्मेंस के कोई पार्टी जीत जाती है और कोई हार जाती है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं रफत के पास जाऊंगा। रफत जी, आपकी पार्टी जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके तो कोई बड़े नेता आए भी नहीं, सारे लोग कर्नाटक में ही लगे रहे और जाहिर सी बात है वो आन बान शान स्वाभिमान का चुनाव हो गया है। तो नगर निगम में तो आप लोगों ने बहुत राष्ट्रीय नेताओं या जो अन्य जो बड़े नेता आपके आते थे वो कहीं उनकी सभाएं वभाएं हुई नहीं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण में जोर लगाया, योगी जी लगातार, उनके सारे योगी जी के दोनों लेफ्टिनेंट, बीजेपी पेस बैटरी उनकी लगी हुई थी। क्या मुद्दे थे और कहाँ कांग्रेस खड़ी है इस चुनाव में? चौहान जी, आप अगर सही इसको गौर करिए, इस चुनाव पर जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस तरीके से चुनाव में कूद पड़े और इसको जिस तरीके से पोलराइजेशन इसका कर रहे हैं, मेन मुद्दों पे ना रह के नगर निकाय चुनाव आम जनता की आम समस्याओं से जुड़ा एक मुद्दा है जी। जो रोजमर्रा से जो हम समस्याओं से जूझते हैं उससे जुड़ा ये मुद्दा है। लेकिन उससे हट के अगर आप जिस तरीके के अलग मुद्दे से अगर डाइवर्ट कर रहे हैं जनता को, तो जाहिर है इसका असर आपने देखा कि वोट परसेंटेज पे पड़ा हमारी, क्योंकि जनता के अंदर कहीं ना कहीं निराशा है, क्योंकि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के तहत ही ये नजारा देखा गया कि यहाँ लखनऊ का जो चुनाव परसेंटेज था, खासकर शहरी इलाकों में वोट परसेंटेज कितना कम हुआ है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा की स्थिति है, वो वोट डालने ही नहीं निकले। दूसरी ओर वोटर लिस्ट में नाम ना होना, जिस विषयों पर फोकस करना चाहिए चुनाव आयोग को, सरकार को, उसमें वोटर लिस्ट में हमने खुद जाके देखा अपने पोलिंग बूथ पर, वहां पे हमारा ही नाम नहीं था। वहां पे जो है लोगों का जो है मतलब बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग औरतें आई थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं मत देने का एक वो था जज्बा, वो वहां पहुंची थी, लेकिन वहां पे उनके वोटर लिस्ट में नाम पूरे सिरे से गए। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है, बहुत इफेक्ट करता है जी। ज्यादा लोग इन चीजों को लेके वापस लौटे जा रहे थे। दूसरी ओर समस्याएं ऐसी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है उसको उठाया नहीं जा रहा है। मुद्दे आप क्या ला रहे हैं? आप उत्सव मना रहे हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो काउंटर क्यों नहीं किया रफत जी? कांग्रेस ने काउंटर क्यों नहीं किया? काउंटर क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने क्यों स्मार्ट सिटी की पोल नहीं खोली? अभी दुबे जी बता रहे थे कि कूड़े का ढेर लग गया, दिल्ली में कूड़े का ढेर बता के केजरीवाल सत्ता में आ गए नगर निगम की, और आप और कांग्रेस और सब लोग मिलकर नहीं यहाँ कूड़े का कुछ कर पा रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। लखनऊ के 2 सम्मानित पत्रकारों ने आपको हकीकत बयान कर दी है कि कूड़े के ढेर कैसे लगे हुए हैं। वो पूरा लखनऊ की जो स्थिति है उससे रूबरू है अच्छे से। हम लोग भी रूबरू हैं, लगातार इस मुद्दों पे बात करते रहते हैं और मुद्दों से भटकते नहीं है। कांग्रेस का एक वो है कि वो मुद्दों से इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर रही है, वो जनता के मुद्दों पे ही टिकी है। हालांकि जनता जो भी फैसला लेगी वो सराखों पे होता है हमेशा से, लेकिन कांग्रेस मुद्दों पे टिकी है। कांग्रेस रोजगार पे बात करती है, कांग्रेस जो आज हालात जो है शिक्षा के जो हालात है उस पर बात कर रही है, कांग्रेस महिलाओं के उत्पीड़न जो हो रहे हैं उस पर बात कर रही है। कांग्रेस मुद्दों से भटक नहीं रही, वो मुद्दों पे हम टिकी हुई है। और आज से नहीं, सिर्फ नगर निकाय चुनाव में नहीं, आप देख लीजिए कोरोना में जो स्थितियां थी जनता की, उसमें भी कांग्रेस सड़कों पे थी। तो हम मुद्दों से नहीं भटके हुए हैं, हम मुद्दों पे ही टिके हुए हैं और आज भी मुद्दों पे ही टिके रहेंगे। ठीक बात है। मैं मनीष सिंह के पास जाऊंगा। मनीष जी, अभी सुशील जी कह रहे थे कि भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि उपद्रव नहीं उत्सव, नो कर्फ्यू नो दंगा। नवेद भाई ने कहा कि ये सीधे सीधे धार्मिक बातें न कहकर इस तरह जोड़ के ये बताया जाता है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ये जो एक अमुक समुदाय है, एक अमुक लोग हैं, ये इसके दुश्मन हैं, इस तरीके का माहौल बनता है। और आप लोग को ये जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो दूसरी पाले में खड़े करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बननी चाहिए थी। अब इसके अखिलेश यादव को भी नगर निकाय के मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, तो वो भी राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते नजर आए अपनी सभाओं में। वो मनीष जी अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे दर्शक। सबसे पहले तो चौहान जी आपको मैं नमस्ते बोलता हूँ। नमस्कार। और सुशील दुबे सर तो बहुत वरिष्ठ हैं और लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। नावेद सिंह सर को हम लोग बहुत साफ सुथरे तरीके से नहीं सुन पाए इसलिए कि कुछ आवाज की डिस्टर्बेंस थी, लेकिन बहुत ही साफगोई से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश और देश में जो राजनीतिक हालात है,
सामाजिक हालात है और आर्थिक हालात है वो बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही दयनीय है। और आज के समय में ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, आज देश के सामने जिस तरह का परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का बनाया है वो पूरी देश की आवाम इस समय क्षुब्ध है और निराश है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हम आजाद हुए थे, हमारा देश जब गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल करके आया था, उस समय भी रोटी कपड़ा मकान एक बुनियादी हमारा सवाल था, बुनियादी एक हमारा मुद्दा था। उसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा हमारे बुनियादी सवाल थे। और आज भी 75 वर्षों के बाद भी अगर इन विषयों पर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना पड़ेगा कि अगर जनता इन विषयों पर बात करना चाहती है तो सरकारों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मैं ये बात चौहान सर इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हम नगरीय निकाय का चुनाव लड़ रहे थे, आज मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अहंकार के दम पर, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर गुंडा एक्ट लगाने का, गैंगस्टर लगाने का काम कर रही है, उस परिस्थिति में 13,000 वार्डों में आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। 544 नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। 199 नगर पालिकाओं में हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद से 17 नगर निगमों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने पूरे मुस्तैदी के साथ जो नगरीय निकाय के मुद्दे हैं, हमने स्वच्छता की बात किया, हमने सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमने चैलेंज के साथ ये सवाल पूछा है कि 2021 और 22 में नगर विकास मंत्रालय को जो बजट हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया था, उसमें नगर विकास विभाग को जो पैसा मिला था वो 16,871 करोड़ रुपए थे। लेकिन बेशर्म सरकार और बेशर्म मुख्यमंत्री और बेशर्म नगर विकास मंत्री ने मात्र 6,731 करोड़ रुपए खर्च किया। अब आप सोचिए, एक सूडा डिपार्टमेंट है, सुशील दुबे सर जानते होंगे और नवेश सिको जी जानते होंगे, एक सूडा डिपार्टमेंट है जिससे प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाता है और शहरों में सड़कें बनाई जाती हैं। उसमें 600 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में, और आज के समय में मात्र 200 करोड़ रुपए उस डिपार्टमेंट का बजट बस बच गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब हम अपना रुपया नहीं खर्च कर पा रहे शहरों के विकास के लिए, जो हमने बजट में रखा है उस पैसे को हम आधा पैसा भी नहीं खर्च कर पा रहे, तो हम उनका विकास। मनीष जी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बातें कह रहे हैं। हमें तो लगता है अखिलेश यादव जी को आपको पूरे प्रदेश में निकालना चाहिए था। इतनी बढ़िया बातें आप नगर निकाय को लेकर कर रहे हैं, मुझे लगता है तहलका मच जाता। जैसे कर्नाटक में प्रियंका गांधी काउंटर कर रही हैं, बता रही हैं कि भाई क्या क्या मसला किस तरह चल रहा है वहां पे। मुझे लगता है बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और ये अपने आप में आई ओपनिंग है। जी चौहान जी, दो बड़ी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। अब शहरों में चले जाइए, नगरों में चले जाइए, नगर पालिकाओं में चले जाइए, तो हमारे मजदूरा गांव से आते हैं शहरों में, जब वो सुलभ शौचालय में जाते हैं, सोचिए सरकार के द्वारा बनाए हुए सुलभ शौचालय में जाते हैं, एक तो उनको शहरों में कई ऐसे दिन होते हैं जब उनको काम नहीं मिलता, उसके बावजूद उनको बाथरूम में जाने के लिए जब वो साइकिल किनारे सड़क के खड़ा करते हैं और सुलभ शौचालय में जाते हैं, तो सुलभ शौचालय में बैठा हुआ कर्मचारी कहता है कि 2 रुपए आप वॉशरूम में जाएंगे तो आपको 2 रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि उनकी सफाई नहीं है सुलभ शौचालयों की। किसी भी गली में चले जाइए, गली नंबर नहीं लिखा हुआ है, किसी भी आप मोहल्ले में चले जाइए, मोहल्ले का नाम लिखा नहीं हुआ है, उसके बाद से कूड़े के लिए कूड़ादान नहीं बनाया गया है। आप ऐसी परिस्थिति में आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात, वो स्मार्ट सिटी के प्रचारक ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी कहां चले गए? जो स्मार्ट सिटी और स्वच्छता अभियान का अभियान लेकर के प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे थे, अमिताभ बच्चन जी थे, सचिन तेंदुलकर जी थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, बहुत बड़े बड़े नायकों को भारत के उतारा गया था स्मार्ट सिटी के प्रचार प्रसार के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए। वो उन महापुरुषों ने एक बार भी सवाल नहीं पूछा भारत की सरकार से कि आपने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन शहरों की हालत जस की तस बनी हुई। और सिर्फ बात लखनऊ की नहीं है, चुनाव आयोग जब सत्ता के अधीन, जो एक बहुत ही एक ऐसी संस्था है चुनाव आयोग जिसको हम ईमानदारी से कहते हैं कि यह स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग आज की परिस्थिति में सत्ता का चरणबंदन करने लगा है,
सत्ता कहती है कि इस तारीख को चुनाव आयोग अपना डेट डिक्लेयर करेगा, तो चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर करता है। इस परिस्थिति में सत्ता ये कहता है कि पूर्वी यूपी से आप प्रचार शुरू करेंगे, तब कहता है कि हम पूर्वी यूपी से चुनाव कराएंगे। पश्चिमी यूपी को सत्ता कहता है कि पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू कराइए प्रथम चरण का, तो चुनाव आयोग कहता है कि हम पश्चिमी यूपी से। इस तरह की परिस्थिति में जब हमारी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाएं हमारी समाप्त कर दी गई है, तो हम लोकतंत्र को और संविधान को बचाने ये तो पहले भी होता रहा होगा मनीष जी, ऐसे थोड़ी कि यही लोग कर रहे हैं, बाकी भी रहता होगा, पहले भी लोग कर रहे होंगे। बस ये है कि थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, मीडिया का युग है ये। जी चौहान साहब, मैंने शुरू में ही ये बात कहा कि अगर आज के समय में भी 75 वर्षों बाद सभी की इसमें हिस्सेदारी है, सभी का इसमें योगदान है। ठीक बात है। भारत की आवाम, चौहान सर 1 मिनट मैं समझ लूंगा, बस मात्र 30 सेकंड दीजिएगा हमको। आज के समय में अगर रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क और सुरक्षा की बात हो रही है, तो सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि 75 वर्षों के बाद भी अगर भारत की आवाम इन मुद्दों पर बात करना चाहती है, तो नेताओं को आगे आकर के सोचना पड़ेगा और जनता के हक को सत्ता को देना पड़ेगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात। अब ये चूंकि मंथन का ये अंतिम चरण है, जैसे आज अंतिम चरण प्रचार का खत्म हो गया और अंतिम चरण का चुनाव 11 तारीख को हो जाएगा, उसी तरह कार्यक्रम अब अंतिम सोपान में पहुंच चुका है। और मैं फिर पश्चिम से ही शुरू करूंगा इस अंतिम चरण को, अजय चौधरी के पास जाऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि अब चूंकि जो दर्शक हैं हमारे, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि ये होती है कि कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, किसने किसको पटका, ये मुद्दे, ये सारी चीजें वगैरह क्या नीरस बात कर रहे हैं। सबका अपना अपना माइंड सेट रहता है कि भाई किसको कहाँ क्या है, किसी को चंगा दंगा ये वाला अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि यार हमारी जाति की बात कर रहे हैं, शहर की बात, गली की बात, बजट, सूडा डूडा। ये अब राजनीतिक दलों को समझाना पड़ेगा, इसको सरल भाषा में समझाना पड़ेगा जनता को कि भाई ये कुछ होता है जो तुम्हारे लिए सड़क बनाता है, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम ये है। मुझे लगता है कि नए सिरे से एक कैंपेन इस बात का पूरे 5 साल जो दल हैं उनको चलाना चाहिए, चाहे सत्ताधारी दल भी अगर उसमें शामिल हो जाओ तो बहुत अच्छी बात, जिसकी भी सरकार आए आगे नगर निगमों में, और जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है या केंद्र में है, एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि आपके नगर निकायों के अधिकार क्या हैं। नगर निकाय वाले एमएलसी साहब चुनाव लड़के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मुझे लगता है नगर निकाय के अलावा सारे काम वो करते हैं, नगर निकाय का काम वो करते ही नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अजय जी, क्या स्थिति है, मुकाबले की क्या स्थिति है, कांग्रेस कहाँ पर है, बहुजन समाज पार्टी क्या खेल कर रही है, समाजवादी पार्टी कहीं कुछ लड़ पा रही कि नहीं लड़ पा रही, आरएलडी की क्या स्थिति है, जरा इसको बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी और जो है सपा, इन्हीं में जो है टक्कर दिखाई दे रही है। बसपा, आरएलडी और जो भी है ये सब जो है काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं जो है खुद एक जो है पत्रकार भी हूँ, अपने समाचार पत्र के लिए भी जो है मैं जाता भी हूँ, जो है मोहल्लों में जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ, और सभी आसपास के जो है अपने जो पत्रकार जो है मित्रों से बात भी करता हूँ। तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, सपा भी उनको जो है नेक टू नेक जो है टक्कर दे रही है। अभी कल ही जो है मेरठ में अखिलेश यादव जी की रैली थी, और अखिलेश यादव जी की रैली, आपको मैं बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी की रैली सिर्फ मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ही सिमट के रह गई और वहां से फिर वो निकल गए। मात्र 20 मिनट में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में रैली रहकर अखिलेश जी निकल गए। राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आम जो मुद्दे हैं, जो एक नागरिक के जो एक बिल्कुल जमीनी स्तर के जो लोग हैं उनके जो है मुद्दों की कोई बात नहीं। अच्छा, एक और सवाल है अजय चौधरी, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए हैं, 11 कैंडिडेट हैं 17 नगर निगमों में, मुसलमान चारों तरफ उतार दिए हैं। इसकी कोई खास वजह नजर आ रही, कोई ये असर डाल पा रहे हैं समाजवादी पार्टी का वोट, क्या ये लोग काट पा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम प्रत्याशी जो है बसपा ने काफी बनाए हैं, मेरठ में भी बनाए हैं और अभी कई आसपास के जो है जिलों में भी बनाए हैं, लेकिन ये जो है जो मुस्लिम है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सपा की वोट काट रहे हैं। ये जो है बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को कहाँ नुकसान पहुंचाएंगे? इसका मतलब है कि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो अपने काम में लगे हुए हैं, पार्टी को, सपा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सपा, अच्छा, कांग्रेस की कुछ हाल खबर बताइए। हमारी बहन रफत जी मुस्कुरा रही हैं कि कोई अच्छी खबर बतावें आप। कांग्रेस के लिए कोई खबर बताइए कि उत्तर प्रदेश का चैप्टर बंद कर दे कांग्रेस, क्या करे, क्या सलाह देते हैं आप?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुर्गेश जी कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं, और आप पिछला कोई भी चुनाव उठाकर देख सकते हैं। इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी हो, कांग्रेस के कोई जिला अध्यक्ष हो, कांग्रेस के कोई और अंडल मंडल कमंडल जो भी अध्यक्ष हो, वे सभी जो है अंदर बैठे हैं। उन्होंने कोई अभी तक जो है कोई इतनी एक एक्टिव जो एक रैली होती है और एक उत्साहित जो रैली होती है, उत्साहित जो चलिए, हर पार्टी का बुरा दौर होता है, कांग्रेस संघर्ष के दौर से गुजर रही है। रफत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं सुशील जी के पास जाऊंगा। रफत जी अनम्यूट करिए रफत जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, कृपया अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए रफत जी। जी चौहान जी, हमने कहा पहले से कोई वो नहीं बनाना चाहिए। परिणाम अभी 13 को आ रहे हैं और कांग्रेस बखूबी प्रदर्शन कर रही है हर जगह, तो इसलिए हमें लग रहा है 13 का वेट करना चाहिए। नहीं, हमने कोई परसेप्शन नहीं बनाया, हमारे लिए सारे दल बराबर हैं और कांग्रेस बहुत सबसे पुरानी पार्टी है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में बढ़िया गया। 13 को आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अब उत्तर प्रदेश से मिलती है, कहीं और से मिलती है वो पता नहीं, लेकिन 13 को खुशखबरी आपको मिलेगी। एक्सेप्ट करती है और सराखों पे होता है जनता का फैसला। ठीक बात है। मैं सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी, पूरे उत्तर प्रदेश का जरा दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि कहाँ क्या स्थिति है। क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, अभी प्रचार जो खत्म हुआ है, क्योंकि अभी तो वोट नहीं पड़ा है, हम कोई फैसला नहीं दे सकते। मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो प्रचार को देखकर लगता है, हम लोग तो पत्रकार लोग, जब हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे 88-89 में, तो ये कहा जाता था कि आप ऐसे किसी को नहीं लिख देंगे कि ये आगे पीछे। कहा जाता था कि प्रचार में आगे प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं। हमारे जो उस्ताद लोग थे ये बताया करते थे कि ऐसे लिखा करो, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि नहीं। जो आजकल पत्रकार डंके की चोट पर जिताने लगते हैं, हराने लगते हैं, तुरंत कोर्ट लगा देते हैं, फैसला दे देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते थे। सुशील जी भी सहमति व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम लोग प्रचार देखकर कहा करते थे कि प्रचार को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये दल थोड़ा आगे दिख रहा है, थोड़ा पीछे दिख रहा है, लेकिन बहुत संकोच के साथ में। तो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति नजर आ रही है, जरा पूरे उत्तर प्रदेश को जरा रीजन वाइज जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने चौहान साहब, बहुत गुरु सिखाते थे, तभी आज आप एडिटर इन चीफ हो। खैर, मैं एक बात बता दूं मनीष की बात पर, अगर केरला फाइल्स टैक्स फ्री हो सकती है, अगर कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो सकती है, तो मैं के न्यूज से, देश के चैनल से मांग करूंगा कि सुलभ शौचालय को भी टैक्स फ्री कर दें। ये 5 रुपए 10 रुपए वो भी टैक्स फ्री करें। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा, दूसरी बात, जो ये योगी जी बोल रहे हो, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, देखिए इसमें दिमाग क्या बिगड़ता है। हम लोग सभासद बनने के बाद ही 10 साल तक सभासद ही रहे, सेवक रहे। अब जितने लोग जीतेंगे बड़ी पार्टियों से, ये विधायक बन जाएंगे तुरंत। इनका औरा जो है विधायक वाला हो जाएगा, ये सेवक नहीं रह जाएंगे। ये सब कहेंगे अगला विधायक मैं उस क्षेत्र का। ये मानसिकता बहुत जहरीली होगी, बड़ी खराब होगी, और यही मानसिकता जनता को अपमानित करती है। और ठेके पट्टे पे लग जाएंगे, ठेके पट्टे पे वो छोड़ दे रहे हैं आप। हाँ, बेशक 20%, 25%। चौहान साहब सीधे सीधे हिसाब किताब है। खैर, अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ। चुनाव पूरा चुनाव बीजेपी और सपा पे है और कहीं कुछ नहीं है। एक चुनाव 12 फीट 15 फीट ऊंची दीवार के अंदर बंद है, 11 मुसलमानों के साथ, वो बिल्कुल चैन की नींद सो रहा चुनाव माल एवेन्यू में। एक हमारी यहाँ पर बहन बैठी है, बड़ी प्रिय बहन है, हमारा इनका वो है। मैं इनसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो अपने प्रियंका गांधी को बोल दें कि जो 5 अध्यक्षों में से 3 अध्यक्ष जो इनके बीएसपी मूल के हैं, उनको हटा के ओरिजिनल अध्यक्ष इन्हीं को ओरिजिनल बना दे। लखनऊ में 72 टिकट पटे 110 के अगेंस्ट में, दोनों सरहद छोड़ के भाग गए हैं, और वहां पर बताया जा रहा कि ये नहीं वो नहीं। कांग्रेस सोचनी स्थिति में 1% एक सीट पर प्रदेश में, जिसने सालों राज किया है। ये लोग पता नहीं कहां शुतुरमुर्ग तरीके से उसमें डाले बैठे हैं, उसमें रेत में। शिवरी का प्लांट मैं भूल रहा हूं। सपा भाजपा का चुनाव है, बीजेपी अपर हैंड है, जबरदस्त अपर हैंड है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। अब आइए, हालांकि रफत जी कह नहीं पाएंगी, मैं कह रहा हूं क्योंकि न्यूज बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब मैं आ रहा हूं शिवरी के प्लेटफॉर्म, मैं शिवरी की बात कर रहा था। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद चौहान साहब जी, शिवरी का पहाड़ नोएडा और दिल्ली के पहाड़ से कम नहीं है जी। ये है असली चीज। ये था नगर निगम मेयर इसलिए बनता है, सभासद इसलिए बनते हैं, विधायक तो अलग बात है।
लेकिन मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूं जो बड़ी पार्टियां हैं। आपने अभी बिल्कुल अच्छी बात कही कि केजरीवाल कूड़ा कूड़ा चिल्ला चिल्ला के दूसरी बार पीएम हो गया, और यहाँ हमारे कांग्रेस के लोग 5 अध्यक्ष हैं, 3 मूल बाजपेयी है, नकुल दुबे, नसीमुद्दीन और असली केंद्रीय वो खबरवाल, क्या खबरी नाम नहीं पता है, खाबरी जी ब्रजलाल खाबरी जी। अब देखिए ये स्थिति है। अब उस कांग्रेस से आप उम्मीद करेंगे अजय चौधरी बिल्कुल सही करे। बरेली में पूरे टिकट नहीं दिए हैं, बरेली में पूरे सभासद टिकट नहीं दिए हैं। जब आप टिकट नहीं बांट रहे हो, कुछ पता ही नहीं है आप, इसका मतलब कि कोई टिकट लेने वाला नहीं था, दिए का मतलब क्या है कि लेने वाला नहीं था, ये स्थिति हुई। समझना चाहिए। मैं मेरी देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार पार्टी, उसको जिंदा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। पता नहीं क्यों उसको उनके ही लोग मार रहे हैं। तो मैं अच्छा बसपा, सुशील जी थोड़ा सा बसपा के बारे में जरा मैं ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं अपना। ठीक है, समाजवादी पार्टी है, ये तो मुकाबले में दिख रहे थे, लेकिन बसपा के क्या क्या रोल है? जैसा मनीष सिंह की पार्टी आरोप लगाती है कि बहन जी अब उन्हीं के वोट काट रही हैं, कांग्रेस के वोट काट देती हैं, और वो बसपा के टिकट भाजपा के कार्यालय से बंटते, इस तरह के तमाम चीजें चलती रहती हैं व्हाट्सएप पर। बहन जी रह रही है 15 फुट की दीवारों में, 15 से 16 होगी, 14 नहीं होगी। इतनी ऊंची दीवारों में रहने के बाद मैसेज बाहर जाता ही नहीं है। एक सीट रह गई है, 11 मुसलमान दे दिए, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है चौहान साहब कि पॉलिटिक्स में जय श्री राम मुसलमान, जय श्री राम मुसलमान, उनने मुसलमान दे दिए, ने जय श्री राम कर दिया, किस्सा खत्म हो गया। मूल तत्व राजनीति का खत्म होता जा रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए। नगर निगम के चुनाव में, ये एमपी का चुनाव नहीं, विधायक का चुनाव नहीं, ये लोकल लेवल का बड़ी बात है, पार्षद चुनाव है। बड़ी बात है, सुशील जी ने बड़ी बात कही, मूल तत्व खत्म होने जा रहा। मनीष सिंह बहुत बड़ी बात कही, और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि मूल तत्व ना खत्म होने जाए, नहीं तो लोगों की अभिरुचि खत्म हो जाएगी चुनाव से भी। मनीष सिंह देखिए, चौहान सर, सुशील दुबे जी का हम लोग इसीलिए आदर करते हैं कि हमेशा वो जनता के मुद्दों पर और हमेशा गाहे बगाहे वो राजनीतिक दलों को सचेत करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से मुद्दों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाया है, और मुद्दों पर आधारित राजनीति पर ही जितनी बार भी हम सरकार में आए हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में, तो हमें मौका मिला है, इसलिए हम लोगों ने मुद्दों की बात किया है। समता मूलक समाज की परिकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने देखा था, उसको लेकर के नेताजी तक और आज के समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बेरोजगारी पर बात करते हैं, कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, पुरानी पेंशन बहाली की हम बात करते हैं, उसके बाद से जातीय उत्पीड़न और धार्मिक उत्पीड़न पर हम बात करते हैं। तो हम इसलिए इन विषयों पर बात करते हैं, यह आज के समय में समाज के सबसे मौजूद विषय है। और चौहान जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, योगी आदित्यनाथ जी तमंचे का आजकल बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन सुशील दुबे सर को यह बात पता है। अरे आपकी पार्टी को कहते हैं तमंचावादी पार्टी, वो परोक्ष रूप से है। देखिए ऐसा है चौहान सर कि यही योगी आदित्यनाथ जी की जो अद्भुत कला है झूठ बोलने की, उनको तो लोग संत कहते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी संत नहीं माना। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं चूंकि देवरिया का रहने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ जी को मैंने बहुत बचपन से देखा है, उतना बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री है, मुकदमा लिख जाएगा आपके खिलाफ, खामखा पुलिस आ जाएगी रात में। सुनिए, उनके अंदर जो खून है वही मेरे अंदर भी है। मैं भी देखिए, चंदेल ठाकुर, मुझे पता है उनकी उतना डरपोक आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। सर मैं ये बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री भाई शब्दों का ख्याल रखें मनीष जी। ठीक है चौहान जी, ख्याल लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री, कल आपके नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे या थे, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छे शब्दों का प्रयोग हो जी। हाँ ठीक है, तमंचे की बात करते हैं, लेकिन रिवाल्वर जो लाइसेंसी रिवाल्वर है वो तमंचा योगी जी के पास है, उनके ही मठ में रिवाल्वर लाइसेंस है। जो नेता अपने पास लाइसेंसी रिवाल्वर रखता हो और दूसरे को तमंचे वाला बताता हो, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठा क्या हो? फिर डाइवर्ट हो जाता, वो नैरेटिव सेट करते हैं, आप लोग रिएक्शन देने लगते हैं, कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं नावेद सिको के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए, क्योंकि बिल्कुल अब वक्त मेरे पास नहीं है, बस बहुत संक्षिप्त वक्त बचा है। नावेद भाई, आप बड़े सोच में हैं और ये मुद्रा बड़ी सोचनीय है जो सुशील दुबे जी ने कहा कि मूल तत्व खत्म होता जा रहा है, चुनाव का मूल तत्व ही खत्म होता जा रहा है। देखिए, मुझे इस चुनाव में 2-3 बहुत अहम बातें लगी और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी बात को अपनी खत्म करूंगा। एक तो ये चीज के जो विधानसभा चुनाव नहीं है, इस चुनाव में मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर जैसी स्थिति मुझे नहीं लग रही, क्योंकि मैंने चुनाव को जो करीब से देखा है तो मैंने देखा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा
ऐसा नहीं है। सहारनपुर, मुरादाबाद जैसी सीटों में कांग्रेस और बसपा अलग अलग सीटों पे लड़ाई में नजर आए हैं। इसलिए ये भी बात तय है कि जो एंटी बीजेपी समाजवादी को देंगे, कहीं पर उसको बसपा का प्रत्याशी नजर आ गया तो कहीं पर कांग्रेस का। एक तो ये चीज। दूसरी अहम बात जो है जिस पे चर्चा नहीं हुई, आमतौर से ये होता है कि परीक्षा में जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में कमजोर होता है वो उसको ज्यादा पढ़ाई करनी होता है, जिससे साल भर पढ़ा वो कम भी पढ़ता है, तब भी बहुत अच्छा पास हो जाता है। यहाँ उल्टा हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका जनाधार है, जिसकी सरकार है, जिसके पास बड़े बड़े नेता है, जिसके पास कार्यकर्ता है, जिसके पास संगठन है, वो सब होने के बाद तुमने जनसभाएं की और जिसके पास कुछ नहीं है, सपा बसपा कांग्रेस की, उसकी भी बात कीजिए, सपा की। सपा ने उतनी, अखिलेश यादव जो बड़े नेता है और आम आदमी पार्टी का तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो जिक्र लायक भी नहीं बची उत्तर प्रदेश में। गायब हो गई। मायावती जी ने ट्वीट पर भी कोई निकाय चुनाव के बारे में कुछ अपनी बातें नहीं रखी। यानी जो कमजोर बच्चे थे उन्होंने पढ़ा ही नहीं और पढ़ते थे। योगी आदित्यनाथ ये सोच सकते थे कि हमारे पास सब कुछ है, हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने की। अखिलेश ने उनके 20% भी जनसभाएं नहीं की। बहन जी गायब हो गई। जय चौधरी जिनसे बहुत मजबूत सहारा है, उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं किया। तो जहां पर इतनी वीकनेस थी, प्रियंका जी के घर में ताला पड़ा हुआ है, जो बात हम लोग कह रहे थे वो आ जाएंगी और वो घर में रहेगी और यूपी को संभालेंगी, उन्होंने कर्नाटक में है। कर्नाटक महत्वपूर्ण है भाई, यूपी तो हारा हुआ ही है, कर्नाटक महत्वपूर्ण है। विपक्षियों का पलायन देखिए, भागने का एक बहाना होता है, चाहे बहन जी हो चाहे अखिलेश यादव हो। इसको कहते हैं कि आदित्यनाथ की ताकत को देख के पलायन करना निकाय चुनाव जो क्षेत्रीय पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है नवेद भाई, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात नवेद भाई ने कही है। अब चूंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रफत फातिमा आपका भी शुक्रिया, मनीष सिंह आपका शुक्रिया, सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अजय चौधरी बहुत धन्यवाद, नवेद सिको साहब बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और बड़े तजुर्बेकार सुशील दुबे जी ने इस बात को कहा कि चुनावों का मूल तत्व खत्म होता जा रहा है। एक नैरेटिव